हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे आवास फाइनेंसर्स। तो आवास फाइनेंसर्स की बात करूं तो ये अगला बजाज फाइनेंस क्यों हो सकता है, इसको डिटेल लेवल पे समझेंगे। तो सबसे पहले इसका बिजनेस समझेंगे, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट पे देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग है। अगर हम हाउसिंग मार्केट देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जहाँ पे 2015 की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन का जो मार्केट साइज था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होकर 22 करोड़ का मार्केट साइज हो गया करंटली इन दिसंबर 20। और वहीं अगर हम मॉर्गेज पेनिट्रेशन देखें तो ये इंटरेस्टिंग है। देखो अब 8% ऑफ टोटल जो घर बनते हैं उनमें लोन्स की जरूरत पड़ती है, और वहीं करेंटली अगर हम बात करें तो ये 11% के आसपास है, जबकि अक्रॉस वर्ल्ड अगर हम देखें तो इससे काफी ज्यादा नंबर आता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में ग्रो ही होने वाली है, और स्पेशली जब तक ये वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाते तब तक ये कंटिन्यूसली ग्रो भी होने वाला है। और यही सेम चीज में अगर हम आवास की बात करें तो आवास का ओवरऑल मार्केट शेयर अगर हम देखें हाउसिंग लोन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 0.5% है, यानी बहुत ही छोटा मार्केट शेयर है। और वहीं अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, यानी पर्टिकुलरली ऐसा सेगमेंट जहां पे आवास जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड है और मेजर इनका कस्टमर्स जो है इसी सेगमेंट में है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का मार्केट शेयर आवास फाइनेंसर्स के पास है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमेजिंग मार्केट साइज इनके पास है। और ये जो सेगमेंट कैटर कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरली जो है ये बड़ी बैंक्स जो है बहुत ज्यादा लोन्स नहीं देती, वैसे वाले मार्केट को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउसिंग सेगमेंट की बात करें, स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करें, तो यहाँ पे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज्यादा पुश भी है। एक तो गवर्नमेंट का पुश बहुत ज्यादा है, अगर आप इंटरेस्ट सब्सिडी देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी भी है होम लोन के ऊपर। और उसके बाद दूसरा आ जाता है डेमोग्राफिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें काफी लोग जो है रेंटेड हाउस में हैं या कच्चे मकानों में, ऐसे लोग आज भी हैं, और इस वजह से जो है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा आ जाता है अफोर्डेबिलिटी का। अगर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम इंडिया की कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है लास्ट 15-20 ईयर्स से, और आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी ग्रोथ स्कोप बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑलमोस्ट $2,000 पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, और वहीं में अगर यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 60,000 पर कैपिटा इनकम है। तो इस तरह का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 30-35 टाइम्स का गैप है, और इतना बड़ा गैप आने वाले टाइम में फिलअप डेफिनेटली होने वाला है। इवन इफ 50% भी होता है, यानी $30,000 तक भी जाता है, तो इंडिया की करेंटली $20,000 से तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रो हो सकता है ये पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एक और फैक्टर आ जाता है, और चौथा फैक्टर आ जाता है अर्बनाइजेशन। तो जब मैं अर्बनाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ लोग जो है अब टाउन्स या विलेजेस से सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं, वो तो है ही है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इवन रूरल एरियाज में, चाहे वो टाउन्स हो या विलेजेस हो, वहाँ पे भी अब लोग जो है अर्बन लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, पक्के मकान बनने लगे हैं, पेंट होने लगा है। तो इस तरह की चीज़ों में जो है होम लोन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगा है, और स्पेशली जो लो इनकम वाली जो जनता है वहाँ पे भी होम लोन लेने की टेंडेंसी हो रही है, बेटर फैसिलिटीज़ में रहने की टेंडेंसी हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। और वही मैं इस कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं वो अंडर पेनिट्रेटेड और अंडर सर्व्ड वाली जनता है। तो बेसिकली जो बड़ी बैंक्स है, स्पेशली HDFC लिमिटेड जैसी कंपनी या LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस करती है, तो वहाँ पे ये जो अंडर सर्व्ड होते हैं या जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप होती है, जो कम सैलरी वाले लोग होते हैं या जो डेली की मजदूरी करके काम करते हैं, इस तरह के लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा लोन नहीं मिलता है, या स्पेशली होम लोन लेना चाहे तो उनको अपना मकान बनाना है या मकान में कुछ रिपेयरिंग कराना है या एग्जिस्टिंग मकान के अंदर एक और फ्लोर बनाना है या कुछ रूम्स बनाने हैं, तो उनको लोन लेने में दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास इनफ पेपर्स नहीं होते, ITR ज़्यादा फाइल नहीं करते या बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती उनकी। उस तरह के लोगों को ये टारगेट कर रहा है। और ये पर्टिकुलर टारगेट जो है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बेसिकली रूरल एरिया में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बैंक्स की इतनी पकड़ नहीं होती, इतना मार्केट उन लोगों का ग्रैब नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से इस मार्केट को थोड़ा सा हम निश मान सकते हैं, और इसी निश मार्केट को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे इनका जो इनका पोर्टफोलियो बकेट है वो किस तरह का है, तो आप देखो ऑलमोस्ट 60% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये बेसिकली लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है उनकी। तो और सेकंड होता है सैलरीड ग्रुप। तो सैलरीड ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट 40% है, और ये जो सैलरीड क्लास है ये बेसिकली वो जो कॉर्पोरेट जॉब्स में वैसी सैलरी वाली क्लास कम है, और मोस्टली ये टाउन्स एंड विलेजेस वाली जनता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लो टिकट साइज है और बहुत ज़्यादा टिकट साइज नहीं होता है। जस्ट टू गिव यू एवरेज टिकट साइज ऑलमोस्ट 8.5 लाख का टिकट साइज है। तो होम लोन के हिसाब से ये बहुत छोटा सा टिकट साइज है, और ये प्राइमरली इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े फ्लैट्स या मेट्रोस के फ्लैट उस तरह के लोन नहीं देते। ये बेसिकली कोई पक्का मकान बनाना चाह रहा है या मकान के अंदर 2 रूम एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा है, इस तरीके की चीज़ों में ये लोन ज़्यादा देते हैं।
और यहीं पे अगर हम देखें तो इनका ऑलमोस्ट 73% जो है होम लोन में है और अदर लोन्स जो है वो लगभग 27% के आसपास है। जब मैं अदर लोन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली दो लोन्स होते हैं, एक टॉपअप लोन होता है और दूसरा होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो एक तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और टॉपअप लोन्स होते हैं उसमें 2% के आसपास, 2 से 3% ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज भी करने को मिलता है, तो इनकी ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो घर लिया जा रहा है वो बेसिकली रहने के हिसाब से ले रहा है, तो उसमें स्किन इन द गेम आ जाती है जो कस्टमर होता है, जो लोन ले रहा होता है, और उसे से डिफॉल्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाले होम लोन्स ये ज़्यादा देते हैं, और जहाँ पे लोन जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में होते हैं या फिर रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन, इस तरह की चीज़ों में ये लोन देते हैं और बहुत बड़ी टिकट साइज नहीं होती, लेस देन 10 लाख वाली लोन्स होते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट टेंडेंसी कम होती है। और ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये की डिफरेंशिएटर होता है, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी के केस में आपको रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो। और यहाँ पे एक और खास बात मैं बताऊँ तो ये डेवलपर्स वाले फाइनेंसिंग नहीं करते। डेवलपर्स यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके जो डेवलपर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, जो पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी लोन लेके कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। बड़ी कंपनीज लाइक डीएलएफ एग्जांपल के तौर पे, उस तरह के बड़े डेवलपर्स को ये लोन नहीं देते। ये बेसिकली जो लोग रहना चाह रहे हैं, एंड कस्टमर है, उनको ही लोन देते हैं। ये बेसिकली B2B सेगमेंट को कैटर नहीं कर रहे, ये B2C सेगमेंट को कैटर करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को कैटर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन कम हो जाती है और वहाँ से रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है आपकी जो बुक है उसका। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये रिस्क मैनेजमेंट कर पाते हैं और इसी वजह से इनके NPS जो है बहुत कम होते हैं। और लास्ट 4 ईयर्स में अपने NBFC में जो क्राइसिस आया था उसे क्राइसिस भी इन लोगों ने ईजिली हैंडल कर ली। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े फाइनेंशियल नंबर्स भी जब दिखाऊंगा तो आपको डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से ये बजाज फाइनेंस बन सकता है आने वाले टाइम में। लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम डेटा देखें तो लगभग 32% की CAGR से कंपाउंडिंग रेट से ग्रो हुआ है। और वहीं लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो कंटिन्यूसली ये ग्रो हुआ है। हालांकि पैंडेमिक में थोड़ा सा ये कम हो गया था, बट जैसा हम जानते हैं कि एकदम से कोविड की वजह से लॉकडाउन्स लग गए थे और इमीडिएटली ऑफिसेस नहीं जा पा रहे थे लोग, एंड इवन कंपनीज को थोड़ा सा टाइम लग गया किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को लाए, लोन डिसबर्स करे। उस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोन डिसबर्समेंट नहीं हो पाया था, जिस वजह से इनकी थोड़ी सी लोन डिसबर्समेंट बुक जो है थोड़ी सी कम गई थी ड्यू टू पैंडेमिक। बट अगर आप रिसेंट डेटा भी देखोगे जो आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे तो देखोगे कंटिन्यूसली इनकी डिसबर्समेंट बढ़ रही है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो लगातार इंक्रीज हो रही है, ऑलमोस्ट 46% की अमेजिंग कंपाउंडिंग ग्रोथ है। तो ये सारे चीजें दिखाने का मेन पर्पस ये है कि इसकी अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। इसके सक्सेस के राज देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं या NBFCs की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को बेसिकली अपने जो एसेट और लाइबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है, उसको मैच अच्छे तरीके से करना होता है और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट करना होता है ताकि NPS ना क्रिएट हो। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें 4 फैक्टर्स है। एक तो इनकी प्रोफेशनल लीडरशिप, जो इनकी अमेजिंग लीडरशिप है, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा हायरिंग पॉलिसी, तो हायरिंग पॉलिसी में बेसिकली ये जो है इनका जो मंत्र है ये बेसिकली लोकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और तीसरा चीज़ आ जाता है रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट को हम डिटेल लेवल पे समझेंगे कि क्या इनकी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी है। और चौथा है अमेजिंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं और इसमें सबसे पहला है हायरिंग फिलॉसफी। तो हायरिंग फिलॉसफी की भी बात करूँ तो जैसे मैंने कहा हायर लोकल हायर फ्रेश, तो बेसिकली जो यंग लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं और ये हायर यंग, हायर फ्रेश और हायर लोकल। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि वो लोकल होता है तो ग्राउंड रियलिटी से वेल वर्स्ड होता है, लोगों को पहचानता है, लैंग्वेज पहचानता है, किस तरीके से लोगों का सोशल नॉर्म है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इनको। बेसिकली जो इनके लोन होते हैं वो ज़्यादातर कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होते, तो इस वजह से लोकल लोग जो है इनकी टीम में होने से लोन किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है और डेटा गैदरिंग के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। और अगली बात करें तो प्रोफेशनल लीडरशिप, तो प्रोफेशनल लीडरशिप में बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सुशील कुमार अग्रवाल, ये बेसिकली कंपनी के CEO और MD हैं, ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। और आवास फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्राइमरी रीज़न ही सुशील कुमार है। काफ़ी प्रोफेशनल आदमी भी हैं और कंपनी में नए नए इनोवेशंस लाने में कतराते नहीं हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं संदीप टंडन, तो संदीप टंडन बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड है और प्राइमरली इनको क्रेडिट दिया जाता है कंपनी को टेक्नोलॉजी लेवल पे जो पुश मिला है, जिस लेवल का एडवांसमेंट इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किया है, उसके लिए प्राइमरली संदीप टंडन को माना जाता है। और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
तो ये बेसिकली मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये एनबीएफसी जो है अपार्ट फ्रॉम अदर एनबीएफसी से स्टैंड आउट करती है, और उसका प्राइमरी रीजन है अमेजिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ खास बातें बात कर लेते हैं। एक तो इनका लोन जो है 50% ऑफ द वैल्यू होता है। तो अगर हम यूजुअली होम लोन लेते हैं तो 80% तक का हमें होम लोन मिलता है, राइट, और कुछ जगह में तो इवन 85% का। बट अगर हम आवास फाइनेंस की बात करें तो ये 50% इज द मैक्सिमम जो ये लोन देते हैं। तो अगर आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 5 लाख का प्रॉपर्टी का लोन मिलेगा। दूसरी चीज आती है कि जो भी कस्टमर है उनका जो लोन लेना चाह रहा है उसका स्किन इन द गेम जरूर हो, ये चीज कंपनी मेक श्योर करती है। तो या तो वो प्रॉपर्टी में वो ऑलरेडी रह रहा है और फर्दर वो एक्सटेंड कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, कुछ रूम्स एक्स्ट्रा बना रहा है, उस तरह का होगा, या फिर वो खुद रहने वाला है, अबाउट टू ऑक्यूपाई है, इस तरह की प्रॉपर्टीज में ये लोन ज्यादा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्किन इन द गेम कस्टमर की रहती है और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कस्टमर ने खुद ने भी उस प्रॉपर्टी के अंदर कर लिया होता है। तो उससे क्या होता है कि उसको खुद को भी डर रहता है अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है। अब तीसरी चीज आती है कि जैसे मैंने कहा कि ये इनफॉर्मल सेक्टर को ज्यादा लोन देते हैं, तो इस वजह से क्या है कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा नहीं होता है और इसलिए इनका जो लोन का जो रिस्क है लोन देने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसको इन लोगों ने इस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि बहुत इजीली हर किसी को लोन नहीं मिलता है, जिनके जो स्पेशली जो प्रॉपर्टीज है उसमें इन लोग वैल्यूएशन अच्छे तरीके से निकालते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि कस्टमर है वो लोन पे डिफॉल्ट नहीं करे, उन्हीं को लोन देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनकी जो अंडरराइटिंग टीम है वो बहुत ही तगड़ी मानी जाती है। इनके जो क्रेडिट मैनेजर्स है और डिसबर्समेंट मैनेजर्स है, एक तो वो लोकल होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि उनको चीज़ें समझने में आसानी होती है और बैकग्राउंड रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इवन टेक्नोलॉजी की मदद काफ़ी अच्छे तरीके से लेते हैं। तो ये प्राइमरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है कि लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस भी ईजी हो जाता है और प्रोसेस को एफिशिएंट भी कर देते हैं, क्योंकि ये डेटा क्रंचिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि इनको कोई कस्टमर इस तरीके का ना निकले जो डिफ़ॉल्ट कर दे। एंड इनके डेटा एनालिटिक्स में इन लोगों ने कुछ कुछ ऐसे टूल भी यूज़ किए हैं जिससे क्या होता है कि जो कस्टमर स्पेशली डिफ़ॉल्ट कर सकता है उसकी चांसेस रहते हैं तो उसको फर्दर जो लोन है वो नहीं देते या जो लोन ऑलरेडी दिया हुआ है उसको जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने 4 फेजेस में यूज़ किया है। एक तो लीड जनरेशन में, यानी जो कस्टमर्स इनको आने वाले हैं उन कस्टमर्स की लीड जनरेशन के लिए ये एक ऐप सोर्सिंग ऐप यूज़ करते हैं और जितने भी लीड्स होते हैं उसको सोर्सिंग ऐप में डेफिनेटली अपडेट करते हैं। दूसरा होता है अंडरराइटिंग टीम जो लोन पास करती है, तो वो बेसिकली डेटा क्रंचिंग करती है, कस्टमर्स के प्रोफाइल्स देखती है और क्वार्टरली अपने क्रेडिट ब्यूरो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज भी करती है। तो ये सारी चीज़ों से अंडरराइटिंग टीम को काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल जाता है कोई भी कस्टमर का कितना अच्छा पेइंग कैपेसिटी है। और तीसरा रहता है ऑपरेशन, अपने डे टू डे प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाती है। जो लोन्स में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, एटलीस्ट जितना पेपर वर्क की ज़रूरत है वो है, या कस्टमर्स की क्रेडिबिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ पेइंग कैपेसिटी, तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से जो कस्टमर्स के वैसे प्रोफाइल रहते हैं उनके लोन्स एटलीस्ट जल्दी से जल्दी डिसबर्स हो जाए, उस तरीके के प्रोसेस इन लोगों ने सेटअप किया है। और उसके बाद आता है कलेक्शन। तो कलेक्शन के अंदर अगेन इन लोगों ने बेसिकली जियो टैगिंग कर दी है, जिससे क्या होता है कि कस्टमर्स के लोकेशन सही तरीके से पता चल जाता है। आवास के रिलेशनशिप ऑफिसर मोबाइल ऐप्स की मदद से ग्राहकों की लोन की एप्लीकेशन ग्राहक की लोकेशन से ही जमा कर सकते हैं। संपत्ति आकलन टीम भी मोबाइल ऐप्स की मदद से अपना काम कम समय में पूर्ण कर देती है। आवास के अलग अलग फील्ड ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया गया है और इसके लिए आवास में कलेक्शन मोबाइल ऐप, सेल्स ऐप, टेक्निकल वैल्यूएशन ऐप जैसे और भी कई मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि अगले 5 साल जो है ये 20 to 25% AUM साइज को ग्रो करेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में क्या कंपनी ने इस तरह की ग्रोथ दिखाई है, तो बिल्कुल दिखाई है। और स्पेशली अगर हम कंपनी का प्लान देखें तो ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है, जो आने वाले स्लाइड में भी हम देखेंगे। तो इनका फोकस क्या है कि अगले 5 साल में ये 3 से 4 स्टेट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए और एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए, कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ना हो, कोई पर्टिकुलर 3 या 4 स्टेट्स में ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उस तरह का रिस्क ना हो। तो ये बेसिकली नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान है इनका। और यहीं पे अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ तो लास्ट ईयर पैंडेमिक में फेज़ 1 में जो है काफ़ी सारे लोन्स जो है वो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो है लोग पे नहीं कर पा रहे थे, बट
वो चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हो रही हैं, प्री कोविड लेवल पे ऑलरेडी एनपीएस आने लगे हैं। लास्ट ईयर जब सुप्रीम कोर्ट ने मोराटोरियम पीरियड जब खत्म हुआ था तो जो वर्डिक्ट निकाली थी उसके बाद इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने गाइड भी किया था कि ये जो एनपीए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल ईयर 2022 से एनपीएस डिक्रीज होने लगेंगे। तो क्या ये वाकई हो रहा है? तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड में भी देखें कि क्या मैनेजमेंट जो बात करे इज इट रियली हैपनिंग। यहाँ पे अगर मैं आपको स्लाइड में भी दिखाऊं तो सितंबर 21 में आप देखोगे कि एनपीए डिक्रीज भी हुआ है और नेट एनपीए भी डिक्रीज होकर 0.72% हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शा रही हैं कि चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव भी हो रही हैं। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ रिस्क का। तो सबसे पहला चीज़ है कि जैसा इनके प्राइमरी कस्टमर्स जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ये खुद जो है थोड़े वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली अगर इस तरीके की पैंडमिक जहाँ पे बहुत लोगों की जॉब चली गई या बहुत लोग जो है इनकम जनरेट करना मुश्किल हो गया था, 2 से 3 महीने का लॉकडाउन लग गया था। तो इस तरीके की टफ सिचुएशन में इनको बेसिकली इनकी खुद की इनकम जनरेट नहीं होती, तो इस तरीके की सिचुएशन में पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है और इस तरह की चीज़ों में एनपीएस ज़्यादा क्रिएट भी होते हैं। तो इस तरह की इनहेरेंट रिस्क जो है बिजनेस के साथ है, क्योंकि ये स्पेशली लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स को कैटर करते हैं। दूसरा चीज़ जो रहता है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इसकी लोन बुक को समझे तो प्राइमरली इसके 4 जो है कस्टमर्स के मेन बेस जो है, एक राजस्थान, एक महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट्स में इनकी कॉन्सेंट्रेशन है इनकी ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड टोटल एयूएम। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली ये 4 स्टेट्स में से कोई भी एक स्टेट में कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हो जाए या कुछ भी एक रिस्क आ जाए तो उस केस में इनके लिए बेसिकली डिफिकल्ट हो जाएगा एयूएम साइज को ग्रो करना भी और एनपीएस भी बहुत क्रिएट हो सकते हैं। तो ये रिस्क जो है इनके ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की वजह से। हालांकि मैनेजमेंट ने गाइड किया कि अगले 5 साल में ये 3-4 स्टेट और ग्रो करना चाह रहे हैं ताकि इनकी डिपेंडेबिलिटी ये 4 स्टेट्स की जगह रेदर 8 स्टेट्स में अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड हो। तीसरी रिस्क आ जाती है कंपटीशन। तो हालांकि हमने देखा कि ये रूरल एरिया और टाउन एरिया में कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है इनकी भी रूरल पेनिट्रेशन जो है बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। और एयू स्मॉल फाइनेंस जो है इसका प्रमोटर हुआ करता था, तो इनका बेसिकली एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो जिस सेगमेंट को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटर करती है उसको आवास फाइनेंसियर्स नहीं करेगा, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो इस वजह से जो है इनका एक रिस्क रहता है। तो एक ऐसा कस्टमर बेस जो इनको लगता है कि जहाँ पे इजीली ये लोन्स दे सकते हैं, वैसे कस्टमर्स को ये दे नहीं पाएंगे लोन, स्पेशली बिकॉज इनका एयू स्मॉल फाइनेंस के बैंक के साथ एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह की कंपटीशन है। और चौथा रहता है मैक्रो सिचुएशन। तो एज अ कंट्री अगर हम देखें तो इंडिया जो है पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट भी आया है, तो उस वजह से इकोनॉमी भी जो है थोड़ी सी स्लो हो गई है और इसका नुकसान जो है सारी कंपनी स्पेशली एनबीएफसीज को हुआ है। और ये प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से अगर हम देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से जो है स्पेशली बैंक्स और एनबीएफसी अंडर परफॉर्म भी कर रही है। 5वां रिस्क जो है वो आता है ओनरशिप स्ट्रक्चर से। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि अगर आप नंबर्स में भी देखेंगे कि इनका मेजर स्टेक जो है ये बेसिकली एफआईआई और डीआईआई के पास ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली क्योंकि एफआईआई डीआईआई के पास मेजर स्टेक है, तो अगर कभी भी ये बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर मार्केट में अपना स्टेक जो है ऑफलोड कर दे तो उस केस में जो है स्टॉक की री रेटिंग भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एक साथ पंप हो जाएंगे मार्केट में, तो शेयर प्राइसेस क्रैश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की रिस्क उन सारी कंपनीज में होती है जिनमें एफआईआई डीआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग होती है। हालांकि एफआईआई डीआईआई नॉट लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी ईजिली अपना जो शेयर्स है उसको मार्केट में ऑफलोड करते नहीं है, बट ये एक रिस्क डेफिनेटली रहेगा इस बिजनेस में बिकॉज ऑफ द होल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर इटसेल्फ। कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखे, फाइनेंशियल नंबर्स देखे तो आरओई जो है अमेजिंग तरीके से ग्रो हुई है। इवन करेंटली अगर हम बात करें तो 13% का अमेजिंग आरओई है। और वहीं अर्निंग पर शेयर भी देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखें तो टायर 1 कैपिटल आप देखोगे ऑलमोस्ट 53% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मेन जो बैंक का जो मेन कैपिटल होता है, सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, वो टायर 1 से आना चाहिए और वही हो रहा है। ऑलमोस्ट 53% जो है टायर 1 से आता है और 1.21% वो जो है नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो बेसिकली ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो ऑलमोस्ट 10% के ऊपर होना चाहिए एज पर आरबीआई रेगुलेशन, वो ऑलमोस्ट 53% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो आरओसी जो है ऑलमोस्ट 10% के आसपास है और आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 12.9% है। और वहीं अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 30% के आसपास है 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में 42% है।
प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। तो ये सारे नंबर्स अगर मैं बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करूं तो बजाज फाइनेंस का आरओसी और आरओई जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, हालांकि आरओई ऑलमोस्ट 12.5% है, तो स्लाइटली बेटर नंबर्स ही है। और वहीं सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 to 30% के आसपास है। तो इवन सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में ये बजाज फाइनेंस से बेटर है। और वहीं रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 2.75% के आसपास है, और वहीं पे ये 3.5% का आरओए है रिटर्न ऑन एसेट। तो ये दिखता है कि किस तरीके की अमेजिंग नंबर्स है, ये बेटर देन बजाज फाइनेंस है। तो इट इटसेल्फ टेल्स अ लॉट अबाउट इट। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 10.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, और वहीं मैं अगर इस कंपनी की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7.5% 7.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर कंपनी इस तरीके की ग्रोथ दिखाती रही तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यूएशन है यहाँ पे या रेटिंग है, ये बेसिकली री रेट होकर इंप्रूव ही होगी, और ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर सकती है, ना कि सस्ते वैल्यूएशन पे। और इसी को मैं अगर चार्ट पे भी दिखाऊं तो आप लास्ट इसका आईपीओ जो है नवंबर 2018 में आया था, वहां से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया है ये, और यहीं पे 3.5 टाइम्स हो गया है। लेकिन पी रेशियो देखते हैं हम। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 55 to 60 के आसपास पी रेशियो में ये स्टार्ट हुआ था, और करंटली भी मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास ही है। पी रेशियो जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं वो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स जो है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वहीं से आए हैं। तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और वहीं अगर मैं फाइनेंशियल नंबर्स देखे P&L में तो लगातार इनकी सेल्स जो है ग्रो हो रही है, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और वहीं मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जहाँ जीरो हुआ करता 2012 में, वो इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 325 करोड़ हो गया है। तो ये अच्छी खासी नंबर्स होते हैं। और वहीं मैं अगर आपको ईपीएस दिखाऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तो आप देखो अर्निंग्स पर शेयर देखो, आप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी कुछ बता देता है। एंड कोई ऐसा ईयर गया नहीं है जहाँ पे ईपीएस जो है डिक्रीज हुआ है। तो ये जो साइन होती है ये मल्टीबैगर की साइन होती है, और इस तरह की कंपनीज को आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो बैलेंस शीट देखते हैं हम। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली इनकी जो एयूएम साइज है वो ग्रो हो रही है। और वहीं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक जो है एफआईडीआई के पास है। अगर हम ये जो प्रमोटर्स है इनको भी अगर हम देखें तो ये बेसिकली पीई है, प्राइवेट इक्विटी फंड ही है। तो मेजर एलोकेशन जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक के पास एक्चुअली 10% भी नहीं है, ऑलमोस्ट 4.5% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल मात्र 6% जो है वीक हैंड्स में है, एंड ऑलमोस्ट 94% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर हम चार्ट पे भी देखें तो कंपनी करेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और आरएसआई भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 35-36 के आसपास है। और इस तरह की कंपनीज को हमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और 3 आरएसआई लेस देन 30 पे बिल्कुल बाई करना चाहिए। हालांकि आरएसआई लेस देन 30 कुछ दिन पहले आया भी था, और जब ये आरएसआई लेस देन 30 पे आया था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। और करंटली भी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे नहीं है। इवन आरएसआई लेस देन 30 पे जो प्राइस था उससे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ऑलमोस्ट 5% ही ऊपर है। ये सारे नंबर्स देख के मुझे लगता है कि ये कंपनी डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर पोटेंशियल अगला बजाज फाइनेंस बनने की। तो पैसा बनता है इस तरह की हाई क्वालिटी कंपनीज को इस तरह के प्राइसेस में बाई करे तो पैसा बिल्कुल बनता है। और करंटली भी अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सही टाइम है इस कंपनी को बाई करने के लिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है, स्पेशली क्योंकि बैंकिंग इन जनरल और एनबीएफसी इन जनरल जो है अंडर परफॉर्म कर रही है, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स ये अंडर परफॉर्म कर सकती है। बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है काफी अच्छा रिटर्न्स बना भी सकती है। तो अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगला कौन सा स्टॉक है जिसका आप चाहते हो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं। और यहाँ पे दो और चीज, तो पहला तो ये कि ये 26 दिसंबर को वीडियो बनाया था, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डिलेड मिलेगा प्रीव्यू जो है, तो उसी हिसाब से आप इसे कंसीडर कीजिएगा। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके इसमें बाई या सेल करोगे, मेरे कहने पर नहीं करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।